नाउ द नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. ओके, अब देखो क्या बोल रहा है बेटा इधर. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपको दिया है. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ निनाद लिमिटेड एज ऑन 31st March 2015. कभी क्या बेटा 31st March 2015 का दिया है. लाइबिलिटी साइड है. अभी देखो इसमें इक्विटी शेयर्स इज आल्सो गिवन, प्रेफरेंस इज आल्सो गिवन. ओके, मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोथ आर देयर. बाकी लाइबिलिटीज दिया है आपको. और असेट्स में भी फिक्स असेट्स, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट्स है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या आपका फिक्टिशियस है. गॉट इट. तो ये आपको डेटा दिया है. फिक्टिशियस असेट्स पता है बेटा, जब इन नेट असेट का कैलकुलेशन करोगे तो फिक्टिशियस असेट्स अपने को कंसिडर नहीं करना है. राइट, वी डोंट हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन fictitious assets. Okay, चलो. Now the next additional information given है बेटा. Additional information में सी details of sales, expenses and interest for last 5 years are given. तो सब कुछ दिया है. Sales, expenses, interest on loan, interest on debenture, everything is given. तो ये तो पूरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेट बना के. ठीक है, मालूम पड़ा. तो सब कुछ डिटेल दिया है. 5 साल का अपने को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट निकालना है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व. नाउ रेट ऑफ इनकम टैक्स याद रखो कितना दिया है, 40% है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर 12.5%. फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट 10 lakhs. मतलब फिक्स एसेट्स का रीवैल्यूड फिगर दिया है बेटा. रीवैल्यूड फिगर्स ऑफ फिक्स एसेट्स 10 lakhs एंड करंट एसेट्स आर वैल्यूड एट 6 lakhs. मींस रीवैल्यूड फिगर ऑफ करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट आर गिवन. फिक्स एसेट 10 lakhs है और करंट एसेट 6 lakh है. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. फाइंड आउट करना है अपने को वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर व्हाट, नेट एसेट, अर्निंग कैपेसिटी मतलब यील्ड मेथड में अर्निंग कैपेसिटी, और फाइनली अपने को फेयर वैल्यू. ये तीनों मेथड से फाइंड आउट करना है. ये पूरा अपने पास डेटा अवेलेबल है. सो लेट्स गेट रेडी टू सॉल्व इट एवरीवन. ओके, चलो. तो ये पूरा क्वेश्चन है. अब इसमें सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू मेथड के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, व्हिच इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. ओके, बराबर. तो चलो चलो बेटा. सो फर्स्ट सॉल्यूशन निनाद लिमिटेड. देन फर्स्ट मेथड इज व्हाट, नेट एसेट मेथड, व्हिच इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट बैकिंग मेथड, सब नाम पता है ना. ठीक है, चलो. तो नेट एसेट मेथड. अब इसमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है अपने को, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. सो कम ऑन, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट available to whom, equity shareholders. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. चलो, नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस. ठीक है, चलो. फर्स्ट आपका the very first one is what, assets. उसमें आ जाओ. सबसे पहले फिक्स एसेट है. फिक्स एसेट्स, उसका रिवाइज वैल्यू दिया आपको. so that you have to take it. Fixed assets revised value how much, 10 lakhs. ठीक है, फिर करंट असेट्स है. अभी रिवाइज्ड वैल्यू दिया है, दैट इज हाउ मच, 6 लाख. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ऑफ असेट इज 16 lakhs. Total of asset is what beta, 16 lakhs. Now what we have to deduct, external liabilities.
अभी देखो आपने इधर फिक्टिशियस असेट्स नहीं लिया, नॉर्मल सी बात है, फिक्टिशियस असेट्स नेट असेट के कैलकुलेशन के टाइम पे नहीं लेना है, बराबर है, पता है ना। चलो लेस नाउ व्हाट वी हैव टू डिडक्ट एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सेकंड, लेस एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटीज। चलो अभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में अपने पास क्या है बेटा, फर्स्ट वन इज व्हाट 7.5% डिबेंचर्स है। 7.5% व्हाट बेटा, डिबेंचर्स, राइट, कितना है 2 lakhs। देन नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन्स है, that is how much 1 lakhs। then what, current liabilities, करंट लायबिलिटीज कितना अपना 1 lakhs। टोटल कितना हो गया बेटा 4 lakhs। टोटल इज व्हाट 4 lakhs, ठीक है। चलो अब टोटल करंट एसेट्स हो गया माइनस करंट लायबिलिटी कर दो, आपको क्या मिल जाएगा 12 lakhs, राइट। 16 lakh माइनस 4 lakh इज व्हाट 12 lakh, दैट इज व्हाट, बराबर है, नेट एसेट, क्लियर है। बट इसमें भी आपको पता है क्या है आपके पास, यस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, समझा कि नहीं, क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो जरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिडक्ट कर देना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। तो ये यहाँ एंड नहीं होगा, अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अपने पास, तो लेस करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो लेस व्हाट बेटा 8% व्हाट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, हाउ मच 1 lakhs, ठीक है। तो चलो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, 12 lakh माइनस 1 lakhs कितना हो गया 11 lakhs। सो ये 11 lakhs आपका क्या हो गया बेटा, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस इज व्हाट नेट asset available to whom, equity shareholders, that's it। ये आ गया आपका नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, गॉट इट, क्लियर। चलो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लो, आ जाओ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स निकाल लो, on the basis of this what, calculate intrinsic value what beta per equity shares, right। So normal calculation we have done here, directly assets में fixed asset revised value, current assets revised value, get the total, then external liability minus करो, right। then जो आया net asset उसमें से preference share capital हटा दो, तब जो आएगा that will be what, after that what net asset available to equity shareholder आ जाएगा, that is 11 lakhs। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आया उसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और आप देख सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने क्वेश्चन में कितना था, दिख रहा है, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 5 lakhs है ना, तो 5 lakhs है, 10 का फेस वैल्यू है, 1 शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 5 लाख डिवाइड बाय 10 50,000, 5 लाख डिवाइड बाय 10 50,000 शेयर्स है, मतलब कितना बेटा 50,000 शेयर्स। आ जाओ
सो फॉर्मूला यूज करो, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नेट असेट अवेलेबल टू equity shareholders divided by what? Number of, divided by number of equity shares. चलो नेट एसेट अवेलेबल कितना आ गया? 11 lakhs डिवाइड बाय व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 50,000. चलो तो कितना आ जाएगा आंसर? 22. अब ये 22 क्या हो गया आपका? इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स आ गया. दैट्स इट. गॉट इट? क्लियर? तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, दैट इज व्हाट? नेट एसेट मेथड. अब नेक्स्ट आ जाओ. अब आपको यील्ड मेथड निकालना है. क्या निकालना पड़ेगा? यील्ड. तो यील्ड मेथड सेकंड है आपका. सेकंड वन व्हिच मेथड? यील्ड मेथड. बेटा इधर आपको स्पेसिफाई करके दिया यील्ड मेथड में, आपको क्या एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस करना है. एक्सपेक्टेड अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस. ठीक है, तो सवाल ही नहीं उठता. एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस है तो देख रहे हो आप, एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस यील्ड मेथड में क्या बेटा? एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस. ये देखो अर्निंग कैपेसिटी मेथड करके दिया ना इधर. अर्निंग कैपेसिटी सेकंड वन, सी हियर अर्निंग कैपेसिटी मेथड. ओके, तो आई राइट हियर अर्निंग कैपेसिटी मेथड ऑल्सो. अर्निंग कैपेसिटी जो लिखा है वो होना चाहिए. अर्निंग कैपेसिटी मेथड. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल सी बात है. ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड में भी आपको पहले क्या चाहिए? आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग चाहिए. कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सपेक्टेड अर्निंग. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कितना होगा. बराबर है. अब ये एक्सपेक्टेड अर्निंग किसको अवेलेबल होगा? नॉर्मल सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर को. ठीक है, राइट. अब ये एक्सपेक्टेड अर्निंग में आपको क्या, कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड अर्निंग? पहले तो एफएमपी निकालना ही पड़ेगा ना आपको. एक्सपेक्टेड अर्निंग के लिए यू हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. ओके, तो चलो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स करते हैं पहले. कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी. ठीक है, चलो बेटा अब कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी के लिए आ जाओ फॉर्मेट. इसमें सब बना के दिया अपने को, क्वेश्चन में भी देख सकते हो आप. नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया. टोटल कितने ईयर्स है अपने पास? 5 ईयर्स दिए है. 1 2 3 4 5 5 ईयर्स. ठीक है, इसको दे दिया 31 मार्च 11. ठीक है, ये हो गया 31 मार्च 12, 31 मार्च 13. ठीक है, ऐसे करते जाओ. फिर 31 मार्च 14 एंड 31 मार्च 15. ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाएगा आपका, क्या दिया है क्वेश्चन में देख लो, इनकम. इनकम इज गिवन, राइट है. ये देखो क्वेश्चन में आपको पूरा बना के दिया, अरेंज करके दिया. बराबर है. तो इनकम किससे मिल रहा है आपको? सेल से. तो सब ईयर का दिया है स्टेप बाय स्टेप. तो सेम डिट्टो, राइट, पुट इट देयर. सो सेल्स आपका इनकम है बेटा. तो आ जाओ इनकम. इनकम में क्या है आपका? सेल्स. अब सारे अमाउंट
पुट इट हियर। फर्स्ट ईयर का कितना है 4 लाख 50,000, देन 5 लाख 50,000, then next 7 lakhs, okay, then next 4 lakhs, then next 8 lakhs, ओके। ये आपका इनकम है, सेल्स इनकम। तो ये तो हो गया आपका इनकम। डन इधर, ठीक है, और कुछ इनकम है नहीं आपके पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डिडक्ट, लेस एक्सपेंसेस। सेकंड वन इज व्हाट, लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस में भी आ जाओ। एक्सपेंसेस में आपके पास यू कैन सी हियर, ये पूरा एक्सपेंसेस इधर दिया है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। तो चलो एक्सपेंसेस में सबसे पहले द वेरी फर्स्ट एक्सपेंसेस है अपने पास कितना 1,75,000, देन 2,90,000, देन 3 lakhs, then 1,55,000, then finally 4 lakh, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो उसका कितना है बेटा, फर्स्ट है 10,000, देन 20,000, देन 25, नेक्स्ट 30 और फाइनली 10,000, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। देन क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, चलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में फर्स्ट 15,000, देन 15, again 15, 15 एंड 15, राइट। तो ये सारे आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब एक्सपेंसेस का कर लो टोटल, ठीक है, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। चलो टोटल एक्सपेंस कितना आ गया, टोटल मारो 2 lakhs, फिर इधर टोटल किया तो 3,25,000, देन दिस 3,40,000, देन 2 lakhs, देन नेक्स्ट 4,25,000, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंस। अब सेल्स में से एक्सपेंस माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस विल बी व्हाट, योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो बताओ कितना आ रहा है, 450 माइनस 2 lakhs, 250, ओके। नेक्स्ट 550 माइनस 325, ओके 225। बाकी लोग भी आंसर चेक करना एक बार, 225, देन कैलकुलेशन चेक करना, 3 लाख इधर कितना आ रहा है, 3,60,000, या 2 lakhs इधर 3,75,000, ठीक है। दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या करना है अपने को, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 40%।
प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बेटा, एट द रेट ऑफ 40%। चलो 250 का 40% कितना हो गया, 1 लाख, देन 90,000, देन 144, देन 2 लाख का 40% 80,000, देन 375 का 40% 1,50,000। ठीक है, डन। अब फाइनली निकाल लो क्या अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चलो आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 250 माइनस 1 लाख कितना हो गया, 1,50,000, देन 1,35,000, देन 2,16,000, देन 1,20,000 और फाइनली 2,25,000। यस, परफेक्ट। ठीक है, बस और तो कुछ दिया नहीं है, तो यही हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इधर हो गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपको। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज, एवरेज चाहिए ना मेन, तो एवरेज के लिए आ जाओ, ये पांचों ईयर का प्लस करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, हो गया सबका ये डन, ये कैलकुलेशन। आ जाओ नेक्स्ट, क्या करना है अभी, यस एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो नाउ कैलकुलेट व्हाट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो कर लो, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे आप, जो भी टोटल प्रॉफिट्स है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स। तो चलो आपका पूरा टोटल प्रॉफिट कितना है देख लो, 150 पहला है, प्लस देखो 150, देन 135 प्लस 2,16,000, देन प्लस 1,20,000 प्लस 225। ठीक है, ऑल 5 ईयर प्रॉफिट प्लस डिवाइड बाय 5। चलो कितना हो जाएगा, ये टोटल मारा तो कितना आ गया, 8,46,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना आ गया अपना, 1,69,200। बराबर है, तो यही हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और कुछ एडजस्टमेंट तो अपने को दिया नहीं है बेटा, नथिंग इज गिवन, तो इसी को आप एफएमपी भी बोल लोगे आप। नाउ यू कैन से दैट दिस इज योर एफएमपी आल्सो, बिकॉज और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, एक्सपेंसेस लाइकली टू अराइज, इनकम लाइकली टू अराइज या नॉट लाइकली टू अराइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही फाइनली अपना एफएमपी हो गया 169,200। अब क्या करना है अपने को, एक्सपेक्टेड अर्निंग निकालना है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड अर्निंग के लिए, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या करोगे आप, यही एवरेज प्रॉफिट में से, इधर मैं दिखा देता हूं। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग expected earning, expected earning available to equity shareholders, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या करोगे आप, सिंपल, आपका क्या करना है इसके लिए, यस एपीएटी, जो आपका एपीएटी आया है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एपीएटी मतलब एफएमपी, एफएमपी लिख देता हूं, एपीएटी और एफएमपी कितना है, 1,69,200, उसमें से माइनस क्या करोगे आप, व्हाट यू हैव टू डिडक्ट, भाई इक्विटी शेयर होल्डर का निकालना है, तो किसका निकालना है, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो तो माइनस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हटाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, पता है ना, नॉर्मली एक्सपेक्टेड अर्निंग्स में जैसा करते हो वही सेम स्टेप बताया था ना,
उसमें फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था अपना 1 लाख था, डिविडेंड कितना था उसका 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था ना, तो 1 लाख का कितना परसेंट, 8%, वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। तो कितना हो गया 8000, परफेक्ट। बेटा 8000 हो गया, माइनस कर दो तो कितना आ गया अपने को फाइनली आंसर 1,61,200। सो यही हो गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या हो गया बेटा ये एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक्सपेक्टेड अर्निंग शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इधर ऊपर लिखा ही है मैंने, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऊपर लिखा ही है इसलिए इधर शॉर्टकट में लिखा है मैंने। एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया अपना 1,61,200। गॉट इट। चलो अब ये भी आ गया, एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स। तो आ जाओ, सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ व्हाट बेटा अर्निंग्स। कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स, फॉर्मूला क्या है इसका, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए वही सेम एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो आपने अभी निकाला जस्ट, एक्सपेक्टेड अर्निंग किसको अवेलेबल, अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, पेड अप इक्विटी कैपिटल divided by paid up equity capital, right, multiplied by 100। तो चलो 1,61,200 is what expected earning available to equity shareholder, वो आया आपका पीछे देख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। पूरा पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना अपना 5 लाख का था, है ना, 10 ईच के हिसाब से 5 लाख। ठीक है, पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 लाख था, इंटू 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स कितना मिल रहा है, ओके 32.24। ओके, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स। चलो भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग मिल गया तो वैल्यू ऑफ शेयर्स भी मिल जाएगा आपको, जो आपको मेन निकालना है इसमें, वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है अपना, जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आया आपका दिस वन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना था उससे डिवाइड करो इनटू क्या, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं पहले, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स divided by what, normal rate of earnings divided by normal rate of earnings multiplied by what, multiplied by paid up value, multiplied by what beta, paid up value of what, shares, multiplied by paid up value of shares। तो आ जाओ, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स कितना हो गया 32.24 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना अपना 12.50 मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स है अपना 10। ठीक है, तो चलो आ जाओ 32.24 डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी मेथड के अंडर कितना आ रहा है 25.79। बाकी लोग भी चेक करना जरा, 25.79 आ रहा है। सो एक्सपेक्टेड, याद रखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग 32.24% था, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स आपका 12.5 है, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है 10, तो आपको आ गया वैल्यू ऑफ शेयर्स 25.79। ठीक है,
वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इज व्हाट 25.79। ओके, चलो अब बचा क्या अपना, बराबर है, यस, बचा क्या बेटा आपका फेयर वैल्यू। क्या बेटा, फेयर वैल्यू। तो आ जाओ थर्ड वन, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड, चलो तो फेयर वैल्यू मेथड में पहले क्या निकालोगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, वही फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्विटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, सेम एवरेज लेना है बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। चलो इंट्रिंसिक कितना आया था अपना, हाउ मच, 22, बराबर है। इंट्रिंसिक देखो इधर, वेयर इज इट, इंट्रिंसिक 22, ठीक है। फिर आपका यील्ड से कितना आया, यील्ड से, यील्ड एक्सपेक्टेड, देखो यील्ड मेथड में अर्निंग कैपेसिटी मेथड से कितना आया 25.79, तो 22 प्लस 25.79 डिवाइडेड बाय 2, सो 22 प्लस 25.79 कितना हो गया अपना 47.79, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा अपना ₹23.90। ओके, आ रहा है सबका, ये 23.90 आ रहा है, दिया है बेटा, दिया है ना पेड अप वैल्यू, ठीक है, हियर इट इज, देख पेड अप वैल्यू है ना, पेड अप वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर कितना है 10 के हिसाब से, और पूरा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख, बराबर, ठीक है। चलो तो निकाल लो, इंट्रिंसिक प्लस यील्ड, ये कर लिया आपने, तो फेयर वैल्यू मेथड में आपका फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना आ गया 23.90। सो दिस इज व्हाट आर फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से आंसर, ठीक है। व्हाट डिड एवरीवन, मालूम पड़ गया, तो ये हुआ इधर सम, ये भी फिर, सो फेयर वैल्यू मेथड भी डन। तो फेयर वैल्यू के हिसाब से क्या हुआ, एवरेज लेना है आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू का एवरेज, इंट्रिंसिक 22 प्लस यील्ड है 25.79 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो दैट इज व्हाट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। बाकी हमने एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के बेसिस पे, मींस अर्निंग कैपेसिटी मेथड के हिसाब से निकाला, जिसमें सबसे मेन क्या था आपका अर्निंग कैपेसिटी मेथड में, जो एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस है यील्ड मेथड वाला, उसमें पहले एक्सपेक्टेड अर्निंग कैलकुलेट किया। एक्सपेक्टेड अर्निंग के लिए आपको एफएमपी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, जिसके लिए पूरा चार्ट था अपना, 5 इयर्स थे, बना के पूरा कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, फिर और कुछ तो है, और कुछ था ही नहीं, तो आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उससे एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला आपने, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड अर्निंग्स निकाल लिया, उसके लिए जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब वही एफएमपी, क्योंकि और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो एफएमपी लेस क्या किया आपने प्रेफरेंस डिविडेंड, भाई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस करना ही पड़ेगा। अंडर एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस मेथड में पता है ना, एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करना है, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, फिर आपने अपना डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, दैट्स इट, ठीक है, बराबर। तो ये था अपना इधर सब, क्लियर है सबको, ओके।